हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस चंद्रावत स्वागत करता हूं आप सभी का विनायक एजुकेशन ग्रुप के सेट के ऊपर। प्यारे विद्यार्थी, आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूं 12th क्लास केमिस्ट्री। और 12th क्लास केमिस्ट्री के अंदर अपन चर्चा कर रहे हैं लेसन 4 रासायनिक बलगतिकी से संबंधित। प्यारे विद्यार्थियों, केमिकल काइनेटिक्स के अंदर अपन चर्चा कर रहे हैं आपके एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक संघट्ट सिद्धांत के बारे में। मैंने आपको बताया था कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर क्रियाकारक क्रिया करके उत्पाद का निर्माण कैसे करेंगे, इस चीज को समझाने के लिए संघट्ट सिद्धांत दिया गया। संघट्ट सिद्धांत के अंदर आपके जो मैक्स ट्राउड्स है, विलियम लेविस है, इन्होंने बताया कि जो क्रियाकारक के अणु होते हैं वो एक गोले के समान व्यवहार करते हैं, और जब ये क्रियाकारक के अणु आपस में टकराते हैं तो इनके टकराने से, इनके संघट्ट करने से उत्पाद का निर्माण होता है। अब क्रियाकारक के अणु परस्पर इस प्रकार से संघट्ट करें कि उनके मध्य प्रभावी संघट्ट हो, और उस प्रभावी संघट्ट के कारण ही उत्पाद का निर्माण होता है। मैंने आपको लास्ट में प्रभावी संघट्ट की परिभाषा भी बताई थी कि वह संघट्ट जो क्रियाकारक अणुओं को उत्पाद में रूपांतरित करने में सक्षम होती है उसे अपन प्रभावी संघट्ट कहते हैं, प्रभावी टक्कर उसको अपन कहते हैं। यानी कि आपका जो क्रियाकारक के अणु हैं, जब ये आपस में टकराकर आपस में प्रभावी संघट्ट करते हैं तो इसके परिणाम स्वरूप ये क्रियाकारक के अणु उत्पाद का निर्माण कर देते हैं। तो क्रियाकारक से उत्पाद के बनने की इस प्रक्रिया को संघट्ट सिद्धांत ने समझाने का प्रयास किया, और उसी के बारे में अपन चर्चा को आगे यहां पर बढ़ाते हैं। देखो, बात अपन कर रहे हैं कि क्रियाकारक के अणु जहां तक प्रभावी संघट्ट नहीं करेंगे वहां तक उत्पाद का निर्माण नहीं होगा। अब बात आती है कि सर प्रभावी संघट्ट होगा कब? प्रभावी संघट्ट क्रियाकारक के अणुओं के मध्य प्रभावी संघट्ट कब होगा, ताकि क्रियाकारक के अणु क्रिया करके उत्पाद का निर्माण कर दे, आसानी से उत्पाद अपना बन जाए। तो ऐसा कब होगा? तो ध्यान रखिए भाई, कोई भी क्रियाकारक के अणु प्रभावी संघट्ट कब करेंगे, इस चीज को अपन यहां पर समझने का प्रयास करते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में मुख्यतः दो अवरोध होते हैं। क्या होते हैं? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में मुख्यतः दो अवरोधक होते हैं। यानी कि जहां तक इन दो अवरोधकों को कोई भी क्रियाकारक के अणु पार नहीं करेंगे, वहां तक वो क्रियाकारक के अणु उत्पाद में रूपांतरित नहीं हो सकते। यानी कि क्रियाकारक के अणुओं को प्रभावी संघट्ट करना है, प्रभावी टक्कर करना है, या उन्हें उत्पाद में रूपांतरित होना है। बात दोनों एक ही है कि या तो उनको प्रभावी संघट्ट करना है या फिर उन्हें उत्पाद में रूपांतरित होना है। तो उन्हें दो अवरोधकों को पार करना होगा, और ये दो अवरोधक होते कौन से हैं? तो ध्यान से देखें, पहला होता है ऊर्जा अवरोधक और दूसरा होता है अभिविन्यास अवरोधक। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको समझाना चाह रहा हूं यहां पर ऊर्जा अवरोधक। तो इस चीज को ध्यान से आप लोग देखें कि क्रियाशील स्पीशीज अणु, परमाणु या आयन के मध्य प्रभावी संघट्ट होने के लिए उनमें पर्याप्त ऊर्जा होनी चाहिए। यानी कि जो आपके क्रियाशील स्पीशीज है, जो आपके क्रियाकारक हैं, उन क्रियाकारकों के अणु, परमाणु व आयनों के अंदर प्रभावी संघट्ट होने के लिए क्या चाहिए? उनके पास पर्याप्त ऊर्जा होनी चाहिए। आप लोग अच्छे से जानते हैं कि क्रियाकारक के अणुओं को परस्पर टकराने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जहां तक उनके पास पर्याप्त ऊर्जा नहीं होगी, वहां पर रासायनिक बंध नहीं टूटते हैं। तो ध्यान से यहां पर वापस देखेंगे कि क्रियाशील स्पीशीज अणु, परमाणु या आयन के मध्य प्रभावी संघट्ट होने के लिए क्या चाहिए? आपके उनके पास पर्याप्त ऊर्जा होनी चाहिए, जिससे क्रियाकारकों के रासायनिक बंध टूट सके।
ठीक है, तो यहां पर आप लोग ध्यान रखेंगे, इसको अपन क्रियाकारक लिखें तो और अच्छा होगा कि क्रियाकारक स्पीशीज अणु, परमाणु व आयनों के मध्य प्रभावी संघट होने के लिए उनके पास पर्याप्त ऊर्जा होनी चाहिए जिससे क्रियाकारकों के रासायनिक बंध टूट सके। प्रभावी संघट के लिए क्रियाकारक अणुओं के पास न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा को देहली ऊर्जा कहते हैं। अब सुनो ध्यान से, मैं आपसे बोल रहा हूं क्रियाकारक के अणुओं को उत्पाद में बदलने के लिए या प्रभावी संघट करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है, और कोई भी क्रियाकारक का अणु कब प्रभावी संघट करेगा, किस ऊर्जा के मान पर प्रभावी संघट करेगा, तो प्रभावी संघट करने के लिए जो न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा है ना किसी भी क्रियाकारक के अणु के पास, उसे प्रभावी संघट करने के लिए जितनी न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे अपन देहली ऊर्जा कहते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी उसको अपन कहते हैं। ठीक है, अर्थात केवल वही क्रियाकारक के अणु उत्पादों में रूपांतरित होते हैं जिनके पास देहली ऊर्जा या उससे अधिक ऊर्जा होती है। यानी कि किसी भी क्रियाकारक को उत्पाद में बदलने के लिए उसके पास न्यूनतम देहली ऊर्जा तो होनी ही चाहिए। ठीक है, न्यूनतम क्या होनी चाहिए, देहली ऊर्जा तो वहां पर उसके पास होनी ही चाहिए। इससे ज्यादा ऊर्जा हुई तो वो आसानी से उत्पाद में रूपांतरित हो जाएगा, यानी देहली ऊर्जा या इससे ज्यादा ऊर्जा हुई तो आसानी से क्रियाकारक प्रभावी संघट करते हुए उत्पाद में रूपांतरित हो जाएगा। परंतु यदि उसके पास देहली ऊर्जा से कम ऊर्जा है तो फिर वो उत्पाद में रूपांतरित नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अर्थात केवल वही क्रियाकारक के अणु उत्पादों में रूपांतरित होते हैं जिनके पास देहली ऊर्जा या उससे अधिक ऊर्जा होती है। इस प्रकार देहली ऊर्जा एक ऊर्जा अवरोधक का काम कर रहा है जिसे पार किए बिना क्रियाकारक उत्पादों में रूपांतरित नहीं हो सकते हैं। तो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर सबसे पहला अवरोधक होता है ऊर्जा अवरोधक, यानी कि जहां तक किसी क्रियाकारक के अणु के पास देहली ऊर्जा या इससे ज्यादा ऊर्जा नहीं होगी वहां तक वो सक्रिय होकर प्रभावी संघट नहीं करेगा, और यदि प्रभावी संघट नहीं होगा तो वो उत्पादों में रूपांतरित नहीं होगा। तो पहली बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं दूसरा अवरोधक कौन सा है, तो वो है आपका अभिविन्यास अवरोधक। और अभिविन्यास अवरोधक बोलता क्या है, तो देखो क्रियाकारक स्पीशीज परस्पर सही दिशा में अभिविन्यासित होकर संघट्ट करते हैं तो पुराने बंध टूटते हैं और नए बंध बनते हैं। यानी कि जब वो सही दिशा में, बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट डायरेक्शन में, जब सही दिशा में क्रियाकारक के अणु परस्पर टकराते हैं तो इससे क्या होगा, इससे पुराने बंध टूटते हैं और नए बंध बनते हैं। और इस प्रकार से सही दिशा अर्थात परस्पर आमने सामने की जो टक्कर होगी वो प्रभावी टक्कर होगी। और आपको पता है यदि प्रभावी संघट हुआ तो वो क्रियाकारक के अणु उत्पाद में रूपांतरित हो जाएंगे। जैसे NO2 गैस है, NO2 गैस है, ये क्रियाकारक के दो अणु हैं। यदि ये परस्पर सही दिशा में परस्पर आमने सामने की टक्कर करेंगे तो इससे क्या होगा, इससे प्रभावी संघट माना जाएगा। और प्रभावी संघट होने के कारण क्या हो जाएगा, उत्पाद का निर्माण यहाँ पर हो जाएगा। यानी कि कोई भी जो क्रियाकारक अणु है जहां तक वो इन दो अवरोधों को पार नहीं करेगा वहां तक वो जो अवरोधक है या वहां तक वो जो क्रियाकारक के अणु हैं वो उत्पाद में रूपांतरित नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं अपन यहाँ पर। तो देखो इस अभिविन्यास अवरोधक के बारे में कुछ बातें और है जो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ध्यान से आप लोग उसको देखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, अब देखो अपन ने ये बात बोल दी है कि जहां तक क्रियाकारक के अणु सही दिशा में अभिविन्यासित होकर टकराएंगे नहीं वहां तक उत्पाद का निर्माण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सही दिशा में अभिविन्यासित होकर टकराने पर ही प्रभावी संघट होता है और प्रभावी संघट होने पर ही उत्पाद का निर्माण होगा। अब सुनो ध्यान से, अभिविन्यास सही दिशा में टकराने का मतलब क्या होता है, इस चीज को अपन देखें तो देखो अभिक्रिया के दौरान सही दिशा में
अभिविन्यासित होकर संगठित करने वाले अभिकारक ही उत्पाद में रूपांतरित होते हैं। जैसे इस चीज को मैं अपने यहां पर समझते हैं कि अभिक्रिया में सही दिशा में, अभिक्रिया में सही दिशा में अभिविन्यासित, सही दिशा में अभिविन्यासित होकर संगठित करने वाले, अभिविन्यासित होकर संगठित करने वाले क्रियाकारक, संगठित करने वाले क्रियाकारक ही उत्पादों में रूपांतरित होते हैं, उत्पादों में रूपांतरित होते हैं। जैसे अपन बात करते हैं यहां पर कि एक NO2 का अणु है, इसी प्रकार से दूसरा NO2 का अणु है। इनकी संरचना भी मैं आपके सामने बना देता हूं यहां पर। जैसे पहले NO2 अणु की संरचना कुछ इस प्रकार की है, इस प्रकार से देखो यहां पर, ये पहले NO2 अणु की संरचना है और ये देखो दूसरे NO2 अणु की संरचना है, इस प्रकार से। ठीक है, अणुओं का सही विन्यास, अणुओं में सही अभिविन्यास है, अणुओं में क्या है, सही अभिविन्यास है। तो देखो ये बिल्कुल आप एक दूसरे के आमने सामने आएंगे पहले, इस प्रकार से ये एक दूसरे के इस प्रकार से आमने सामने आएंगे, बिल्कुल पास पास आएंगे। पहले दूर दूर थे, अभी क्या हो रहे हैं, ये पास पास आ गए, ये पास पास। अब क्या होगा, इनके मध्य बंध निर्माण होगा, यानी कि भाई सही दिशा में टकरा रहे हैं तो यहां पर क्या होगा, बंध निर्माण यहां पर इन दोनों के मध्य हो जाएगा। यानी कि ये आमने सामने की टक्कर है, इसलिए उसको बोलेंगे अपन प्रभावी संगठ। और प्रभावी संगठ होने से यहां पर क्या होता है, बंध निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से देखो, ठीक है, इस प्रकार से यहां पर बंध निर्माण हो जाता है। और ये क्या बन गया अपने पास, ये बन गया अपने पास यहां पर N2O4 अणु यहां पर बन गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस चीज को मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं ताकि आपको समझ में ये चीज आ जाए अच्छे से। NO2 प्लस NO2 और इससे बना क्या, N2O4 का निर्माण यहां पर हो जाता है। और सेकंड कंडीशन अपन बात करें कि जब ये सही दिशा में नहीं टकराए तो क्या होगा, तो देखो जब संगठित करने वाले, जब संगठित करने वाले अभिकारक सही दिशा में, अभिकारक सही दिशा में अभिविन्यासित नहीं हो, अभिविन्यासित नहीं हो, तो सही दिशा में अभिविन्यासित नहीं हो तो वे उत्पादों में रूपांतरित नहीं हो पाते हैं, तो वे उत्पादों में रूपांतरित नहीं हो पाते हैं। यानी कि सही दिशा में नहीं टकराएंगे तो वो उत्पादों में रूपांतरित नहीं हो पाएंगे। जैसे ही इसका भी अपन उदाहरण ले लेते हैं
तो यहाँ पर ये NO2 अणु है भाई, पहला NO2 अणु अपन ने ले लिया और इसी प्रकार से दूसरा NO2 अणु अपन ने ले लिया। ठीक है, इस प्रकार से। तो ये भी NO2 अणु, ये भी NO2 अणु हो गया यहां तक। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर इन अणुओं का सही अभिविन्यास ये नहीं हो पाए, यानी जब ये अपने पास आए, यानी कि एक दूसरे के पास में आए, तो अणुओं का जो अभिविन्यास है वो सही नहीं हुआ। जैसे यहाँ पर तो बिल्कुल आमने सामने आ गए थे, ये प्रभावी टक्कर हो गई, परंतु यहाँ पर क्या हुआ, जैसे मान लेते हैं एक का विन्यास तो ऐसा ही रहा और दूसरे का जो विन्यास है ना वो मान लेते हैं थोड़ा सा चेंज हो गया। जैसे कि ये देखो आप लोग, इस प्रकार से, तो एक का विन्यास तो वही रहा, दूसरे का विन्यास क्या हो गया, चेंज हो गया। अब जैसे इस प्रकार की कंडीशन आ गई तो यहां पर क्या होगी, अप्रभावी टक्कर होगी, और जब अप्रभावी टक्कर होगी तो उस कंडीशन में यहां पर बंध निर्माण नहीं होगा, बंध निर्माण यहां पर नहीं होगा। ठीक है, और बंध निर्माण नहीं होगा तो यहां पर बाद में भी ये जो अणु हैं ये इसी प्रकार से NO2 के रूप में रहेंगे, यानी कि यहां पर वही वापस NO2 अणु आपको प्राप्त हो जाएंगे, यानी यहां पर N2O4 का निर्माण नहीं होगा। तो ध्यान रखें यहां पर, अब आपको ये बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी कि जब प्रभावी संघट्ट होता है, जब अणुओं के मध्य अणु सही दिशा में अभिविन्यासित होकर प्रभावी संघट्ट आमने सामने की टक्कर करते हैं तो बंध निर्माण होने के कारण उत्पाद का निर्माण हो जाएगा। परंतु यदि अणु का सही विन्यास नहीं होगा, इस प्रकार से विपरीत विन्यास आ गया है, तो ये आपस में टक्कर नहीं कर पाएंगे, और टक्कर नहीं कर पाएंगे तो बंध का निर्माण भी नहीं होगा। बंध निर्माण नहीं होगा तो यहाँ पर आपके उत्पाद का निर्माण भी यहाँ पर नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन ने यहाँ पर देख लिया है भाई अच्छे से कि जहां तक किसी भी क्रियाकारक अणु के मध्य या किसी भी क्रियाकारक अणु के पास पर्याप्त ऊर्जा नहीं होगी, या फिर किसी भी क्रियाकारक के अणु परस्पर सही दिशा में अभिविन्यासित होकर नहीं टकराएंगे, वहां तक वो प्रभावी टक्कर नहीं कर पाएंगे, और प्रभावी टक्कर नहीं होगी तो वो उत्पाद में रूपांतरित भी नहीं होते हैं। ठीक है ना, तो यहां तक की बात आपको बिल्कुल उदाहरणों की सहायता से भी समझ में आ गई होगी। अब इन दोनों को मिलाकर अपन इस चीज को लिख लेते हैं अच्छे से यहां पर कि ये जो संघट्ट सिद्धांत है ये वास्तव में बोलता क्या है। तो मैंने आपको सारी विषय वस्तु यहां पर अच्छे से कंप्लीट करा दी है, पर इस चीज को अपन यहां पर एक बार नोट कर लेते हैं। इस प्रकार संघट्ट करने वाले अभिकारकों में, संघट्ट करने वाले अभिकारकों में पर्याप्त ऊर्जा, अभिकारकों में पर्याप्त ऊर्जा या पर्याप्त ऊर्जा की जगह अपन देहली ऊर्जा लिखें तो और भी सही होगा। देहली ऊर्जा नहीं हो, देहली ऊर्जा नहीं हो, अथवा संघट्ट परस्पर सही दिशा में संपन्न नहीं हो, सही दिशा में संपन्न नहीं हो, तो संपन्न नहीं हो तो ऐसे संघट्टों से उत्पाद भी, ऐसे संघट्टों से उत्पाद भी प्राप्त नहीं होते हैं, उत्पाद भी प्राप्त नहीं होते हैं।
सामान्य स्थितियों में प्रभावी संगठनों सामान्य स्थितियों में प्रभावी संगठनों का अंश प्रभावी संगठनों का अंश अधिकांश अभिक्रियाओं में अधिकांश अभिक्रियाओं में 0 से 1 तक होता है। 0 से 1 तक का मतलब होता है कि या तो टक्कर होगी, टक्कर पूरी तरह से हुई है, अच्छी तरह से हुई है, प्रभावी संगठन हुआ है तो एक अंश कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और या फिर नहीं होगी तो 0 हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप लोग ध्यान रखेंगे इस चीज को। ठीक है, तो नीचे लिख लेते हैं, अतः अभिक्रिया की दर निम्न 2 कारकों के समानुपाती होती है। निम्न 2 कारकों के समानुपाती होती है। 2 कारकों के समानुपाती होती है। पहला होगा संघट्ट आवृत्ति Z, और दूसरा कारक होता है प्रभावी संगठनों का अंश। प्रभावी संगठनों का अंश F। इन 2 के वो समानुपाती होगा, यानी कि वेग dx अपॉन dt समानुपाती F इंटू Z। ये फॉर्मूला आपको यहां पर ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये था अपना संगठन सिद्धांत, यहीं पर पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। तो इस वीडियो को आप लोग 1-2 बार अच्छे से ध्यान से देखें तो आप लोगों का ये टॉपिक अच्छे से कंप्लीट हो जाना चाहिए। और इस टॉपिक से संबंधित कहीं पर भी आपको कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएंगे। आशा करता हूं आप सभी को ये वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।